सरकार होते हैं, केंद्र में, राज्य में, योजना आयोग में सांख्यिकी योजना आप उसमें अपार संभावनाएं आपकी होती है। लेकिन मुख्य रूप से हम ये कहना चाहेंगे जो हमारा क्षेत्र है इसमें बीए की ऐसी प्रायोरिटी रहती है। और कुछ बच्चे शायद भी 2000 बच्चे ऐसे क्योंकि पिछले 26 साल से हम लोग यही देख रहे हैं, इंटर कॉलेजों में थोड़ा करते रहते हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मैं देख रहा हूँ क्योंकि रूरल सेक्टर और अर्बन सेक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ की स्कूल में बहुत बड़ा अंतर है। गार्जियन पूरा प्रयास करते हैं अपने बिजनेस से, तो अपना आपको करियर, हम तो यही क्योंकि शिक्षक हैं, तो शिक्षक होने के नाते हम आपको यही कहेंगे आप बीए, बीएससी या करके आप बीटीसी या बीएड करें और अच्छे शिक्षिका के रूप बन करके समाज को प्रेरणात्मक रूप देने का है। आप लोगों से विशेष अगर कोई क्वेश्चन आप करें तो उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो और है क्या किसी बच्चे का कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो अर्थशास्त्र विषय या किसी भी लेकर के वो आपके लिए पूछ सकते हैं या कुछ कि सर मैं ये करना चाहता हूँ जैसे, क्योंकि परेड में आपको सब कुछ दिखा दिया है और सारी चीज संख्या में राशि ये नहीं होती। और मैं कहना चाहता हूँ कि देखो आपको सब कुछ आता है, हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको दिशा और दशा का ज्ञान कराना है विषय में। और खास करके जो हमारे आगंतुक है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा सहयोग करें, बातचीत का सहयोग बातचीत कर सकते हैं लोग इस बिंदु के लिए आए, उसमें हम निवेदन करते हैं कि सारा सहयोग करें। मुख्य रूप से हमारा जो प्रेजेंटेशन आपके लिए है, आप कोई क्वेश्चन करें थे आपको क्वेश्चन करो तब ये तो क्या हो गया कि मुझे बड़ी हम बोल रहे हैं कि क्या रियलिटी है, क्या फील है, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैंने इंजीनियरिंग में मोस्टली बच्चों के जैसे सेम ड्रीम बायो लिया है, डॉक्टर बनना है। ट्वेल्थ के बाद एक नीट की तैयारी की, लेकिन मेरा बैड था, मुझे उसमें अच्छी मार्क्स नहीं आए, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज जाना था। अब उस टाइम पे क्या था, फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो मुझे प्राइवेट एडमिशन करा सकते। सेम टाइम पे मुझे लगा एक साल तो वेस्ट हो गया है और मैं अपने साथ के बच्चों से एक साल पीछे हो गई। अब मैं एक साल और नीट की तैयारी करूँ, तब उसका ट्राई करूँ, बोर्ड भी मुझे नहीं लेना था। उस समय नर्सिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मेरी मदर है वो भी स्टाफ नर्स थी, तो मुझे नर्सिंग के बारे में मोस्ट सब चीजें पता थी। दैट्स व्हाई मैंने नर्सिंग चूज़ की। अब जैसे कि करियर में बताया गया कि अगर नर्सिंग है तो आप बीएससी कर सकते हो, बैचलर ऑफ नर्सिंग। सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही एक ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बताती हूँ 3 बेसिक कोर्सेज जो आप नर्सिंग में कर सकते हो, जिसको नोट करना बेटा, नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं एएनएम की। सबको पता है एएनएम क्या होता है? आपने देखा होगा आपके आसपास, आपने देखा होगा आपके आसपास, आपके गांव में एएनएम आती है, जानते हैं सब? मेरी आवाज आ रही पीछे तक? एएनएम कोर्स का टाइम ड्यूरेशन है 2 साल, क्लियर? और इसकी फीस है 1.5 लाख से 2 लाख। नर्सिंग के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर कानपुर में भी है, और जो बच्चे नहीं चाहते हैं आज पास के
और पढ़ना चाहते हैं वो बीएससी के बाद 1 साल का गैप लेके एमएससी कर सकते हैं, जो कि 2 साल का होता है और उसकी फीस भी 2 से 2.5 लाख होती है। और आगे पढ़ना है तो आप पीएचडी तक भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ाई करना चाहते हो। ये था बेसिक नर्सिंग के बारे में। अब किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, स्पेशली 12th के बच्चों को जिन्हें कुछ भी डाउट हो नर्सिंग का, फीस का, जॉब का, कोर्सेज का, वो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम ये बीएससी के बाद एमएससी में 1 साल का गैप क्यों है? वो गैप इसलिए है ताकि उस टाइम पे आप प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस आप एज ए टीचर किसी कॉलेज में पढ़ा के भी कर सकते हो और जॉब करके हॉस्पिटल में वहाँ पे जॉब करके अपनी स्किल और डेवलप कर सकते हो, ताकि आपने जो बीएससी में पढ़ा है आप उसे इम्प्लीमेंट कर सको 1 साल में, तो सीख सको, तब आप एमएससी के लिए एलिजिबल हो। एक और चीज, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप एमएससी का भी एग्जाम देके गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो, वहाँ भी आपकी फीस बहुत कम होगी। लेकिन अगर आप चाहो तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी एमएससी कर सकते हो। और कोई डाउट है किसी को? तो मैम बीएससी नर्सिंग 4 साल, 1 साल का गैप 5 साल तक ग्रेजुएट कोर्स, उसके बाद पीजी। और अगर किसी स्टूडेंट कोई भी इंटरेस्टेड है, आपका 12th में है, अभी मार्च के अराउंड ही इसके फॉर्म्स आएंगे, तो आप बेटा वहीं से फॉर्म फिल करके विदेश भी अप्लाई कर सकते हो। जो बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं और अगर उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि आप अपने नीट के मार्क्स के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करा सकते हो, आपको उस वहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आपने नियर बाय जो भी कॉलेज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आनंदा है, आप वहाँ पर पता कर सकते हो कि मुझे ये कोर्स करना है, मैंने इस स्ट्रीम से किया है, तो वहाँ की नॉलेज आपको मिल जाएगी। किसी को पूछना है बेटा? बेटा जो भी क्वेश्चन कह रहे हैं आप खड़े होकर करें। पहले ये था कि बीएससी नर्सिंग का कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, कानपुर से कर रहा है तो कानपुर यूनिवर्सिटी, कोई बाहर से कर रहा है तो वहाँ की यूनिवर्सिटी। लेकिन नर्सिंग का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए अब क्या किया गया है कि पूरे इंडिया की एक यूनिवर्सिटी कर दी गई है, अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी। वो हर साल एक एग्जाम कराती है, उसमें आपके जैसे मार्क्स आते हैं उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। किसी बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप काउंसलिंग कराइए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकते हैं, लेकिन वही डिफरेंस है, डिफरेंस सिर्फ फीस का है। ठीक है बेटा, थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम प्रियंका है, तो वैसे आप लोग पहचानते होंगे। मैं एज ए सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, मेरी एक पोस्ट है, मेडिकल पे ही एक पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। मेरी ये पोस्ट है, मैं इस पोस्ट पे अपने आदमियों की क्लॉथ गाँव में पोस्टेड हूँ मैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो लोग नर्सिंग के फील्ड पे एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप स्टाफ नर्स ही बनो। जीएनएम करने के बाद स्टाफ नर्स ही बनो। आप स्टाफ नर्स नहीं बन पा रहे हो तो एक कोर्स होता है हमारा सीएचओ का, पहले उसमें एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ता है आपको, इसके लिए फॉर्म्स आते हैं। वो तो हर इस समय तो बहुत सारे फॉर्म्स आ रहे हैं, लेकिन हाँ इसके लिए पहले आपको जीएनएम करना पड़ेगा। जीएनएम करने के लिए तो जैसे कि मैम ने बताया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इंटर में बहुत जरूरी है। उसके बाद आप जीएनएम करो, जीएनएम के बाद आपका फॉर्म निकलते हैं सीएचओस के, तो आप फॉर्म भरिए उसका, उस पर आपकी कोई फीस नहीं है। ये एक ऐसा कोर्स है जीएनएम के बाद आपकी कोई फीस नहीं। मेरी तो मतलब ये मान के चलिए जो फॉर्म भरने में फीस लगती है बस वही फीस लगती है। अगर आपने एंट्रेंस निकाल दिया तो फिर उसके बाद आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स का एक ट्रेनिंग होगा 6 मंथ, उसमें भी आपको सैलरी मिलेगी, उसमें आपको पे नहीं करना है। हमने जब ये कोर्स किया ना तो पहले जीएनएम किया, जीएनएम के बाद फॉर्म निकला, फॉर्म भरा, फॉर्म के बाद हमने एंट्रेंस निकाला, एंट्रेंस के बाद 6 महीने हमने पढ़ाई करी तो उसमें भी हमें स्टाइपेंड के रूप में सैलरी मिली वहाँ से। 6 महीने बाद आपको
फिर से इंटरेस्ट निकालना होगा कि आपने जो इन 6 महीने में पढ़ाई करी है ना, तो उसके बाद क्या रिजल्ट आया उसका। 6 महीने बाद आप उसके लिए एक एग्जाम निकालोगे, फिर अगर आप पास हो गए तो आपको क्या मिलेगा, CHO का पोस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, CHO का पोस्ट मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ अपने ही सेंटर पे बैठ करके जिनको लोगों को दवाइयाँ देना, OPD करना, हेल्थ एजुकेशन देना, जैसे कि मैं आपके गांव में आती हूँ ना, आपके स्कूल आती हूँ, सिर्फ वो हेल्थ एजुकेशन पे निर्भर करता है कि आप एक पेशेंट की काउंसलिंग कैसे कर सकते हो अपने माँ बाप को, अगर कोई दिक्कत है तो आप घर ही पे उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो। तो हमने बताया आपको CHO के बारे में, ठीक है। किसी को कोई क्वेरी है क्या CHO से रिलेटेड? कोई फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद उसका एग्जाम निकालो, उसका भी आपको पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर एक एग्जाम निकालो, फिर आपको एज अ CHO की पोस्ट मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर्स की। जिसको भी डॉक्टर बनने की इच्छा है हमारे फील्ड में, नहीं है जी, ठीक है। मेरी आवाज तो आ रही होगी ना आप लोगों तक, ठीक है। मुझे ऐसे बात करने में मजा नहीं आता, सॉरी। मतलब जिसको भी डॉक्टर बनने की इच्छा है, तो डॉक्टर बनने के लिए ना पहले तो आपने इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपने इंटर किया, इंटर पास आउट किया अच्छे नंबर से, 50% मिनिमम 50% ही लेता है वो। तो आप बहुत अच्छे नंबर ले आओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने मिनिमम 50% नंबर के आप लाते हो ना, तब एलिजिबल हो किसके लिए, नीट एंट्रेंस निकालेंगे। नीट का मतलब पता है क्या है, किसी को पता है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें आपको ये आपने अगर निकाल लिया, निकालने के बाद आप एलिजिबल हो गए, एक डॉक्टर बनने के लिए आप एलिजिबल हो गए। क्या बनने के लिए? डॉक्टर बनने के लिए। अब डॉक्टर बनने के लिए आप एलिजिबल हो गए तो आप नीट निकाले, डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के लिए आपको 4 साल की पढ़ाई करनी होगी। इसका एक कोर्स है MBBS, ठीक है, समझ में आ रहा है? MBBS की आपने 4 साल का कोर्स होता है, वो 4 साल के कोर्स को आपने कंप्लीट किया। 4 साल के कोर्स का एक होता है इंट्रेंस, उसे में आपको 1 साल और देना होगा। 1 साल इंटर्नशिप निकालने के लिए आपको देना होगा। उसके बाद आप एज अ डॉक्टर आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। क्या करना होगा आपको इसके लिए, इंटर में आपको अच्छे नंबरों से पास होना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेना होगा। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए नीट का तैयारी करोगे, नीट को निकालना होगा। नीट अगर आपने अच्छे नंबरों से निकाल लिया तो बहुत ही मिनिमम फीस में आप MBBS की तैयारी कर सकते हो। और अगर आप MBBS के बाद तैयारी कर ली, आपने निकाल लिया तो आप क्या बन जाओगे, ठीक है। समझ में आया मेरी बात? ना आइए तो फिर से मैथ में और कैसे जा सकते हैं। बालिका विद्यालय नागपुर में आयोजित करियर गाइडेंस, समझ रहे हैं ना, उस कार्यक्रम में सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ सरस्वती को सादर प्रणाम करते हुए उनकी वंदना के पश्चात मंच पर आसीन इस कॉलेज के सम्मानित प्रधानाचार्य मैडम, इस गांव के सम्मानित ग्राम प्रधान हमारे निवेश और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा अपना योगदान देने वाले इस नर्मल थाना कोतवाली क्षेत्र के सम्मानित थानाध्यक्ष हमारे कोतवाली बड़े भाई विभागों के अपनी विशेष बातों से अवगत करा करके आपके कैरियर को बनाने की जो बातें की उन सबको, साथ ही इस कॉलेज की सभी सम्मानित शिक्षिकाएं जो अपने कर्तव्य योग्यता के नाम पर नर्मदा क्षेत्र का नाम पूरे जनपद में नहीं पूरे प्रदेश की रोशन कर रही है। सभी को सादर प्रणाम और भविष्य के उन्नत बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ, इस कॉलेज के सभी स्टाफ को भी मैं परिचय देना चाहता हूँ और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे
इस कॉलेज में पहली बार किसी कारण से आना पड़ा और मंच पर मुझे सम्मान दिया गया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी संचालक करें मैडम ने मेरा छोटा सा परिचय दिया, पत्रकार। बच्चों, मेरा नाम सत्या विक्रम। मैं पत्रकारिता के साथ में पिछले 35 वर्षों से शिक्षण कार्य यानी कि अध्यापन कार्य भी कर रहा हूँ। 89 से मैं अध्यापन का कार्य तब से कर रहा हूँ जब मेरे पूजनीय पिताजी का देहांत हो गया। शंकरानंद इंटर कॉलेज के संस्थापक प्रधानाचार्य श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव मेरे फादर थे और उस कॉलेज की स्थापना करने से पूर्व वो 3 बार शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे और तीनों बार उन्होंने रिजाइन देकर के शंकरानंद की स्थापना की थी और उसी दौरान 5 अक्टूबर को उनकी डेथ हुई। हरिंद्र नगर इंटर कॉलेज के फाउंडर प्रिंसिपल मेरे पापा थे। मैं शिक्षक बहनों से अपनी बात बताना चाहता हूँ कि मैं उस परिवार से जुड़ा हूँ। तो मेरे 2 भाई केंद्रीय विद्यालय में, एक प्रयागराज में किसी अंग्रेजी और एक अभी पिछले 2 वर्ष पूर्व रिटायर हुए श्री प्रसन्न विक्रम जी मेरे बड़े भाई थे, सेकेंडरी से रिटायर हुए। मेरा छोटा भाई भी शिक्षक है जलालपुर अम्बेडकर नगर में और मैं शिक्षण कार्य भी कर रहा हूँ और 94 से राष्ट्रीय सहारा में पत्रकारिता करके सरसों और नवल क्षेत्र के हर उन गतिविधियों को प्रकाशित करता हूँ जिन्हें मैं जरूर समझता हूँ और बच्चों के लिए चीज। केवल 2 बातें करनी है और अगर हम दोनों बातों को आप चूक गए तो जीवन में कैरियर नहीं बन सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर 2 बातें नहीं सुनी नहीं तो जितने भी आपके काउंसलर लोगों ने आपको अपने सुझाव दिए उनके कैरियर बनाने में किसी भी चीज को आप छू नहीं पाएंगे। बनाने की तो बात बहुत बड़ी है। 2 बातें और 2 बातों को मुझे खुशी है। मैं पूरे स्टाफ को फिर एक बार बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे पहली बार किसी कॉलेज में ये देखने को मिला बच्चों से बात करते हुए कि बच्चे अपना पेन ओपन किए हुए हैं और नोट भी ओपन किए हुए हैं। पहली बार यही बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता। जैसे मैं इसलिए बात करता हूँ कि जब भी मैं किसी भी कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए जाता हूं तो पेन और नोटबुक अपनी ओपन करके रखता हूं कि कौन सा वक्ता कौन सी बात बोल जाए मुझे तुरंत उसको नोट कर लेना और वो कल वही मीटिंग में। इसलिए तुमको धन्यवाद देना चाहता हूं और लग रहा है कि शायद मेरे पत्र पर चलने का काम है। बच्चे समझ गए ना? जैसे मैं नोटबुक लेकर बैठता हूँ कॉपी पेन, वैसे आप लोग बैठते हैं। लगता है मेरी बेटियां मेरी बहनें मेरी बच्चे हैं। 2 बातें जानकारी दी
और किसी भी विभाग में जाने के लिए केवल दो बातें, एक अनुशासन, सबसे बड़ी चीज अनुशासन की होती है। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो आप कोई भी कैरियर को प्राप्त नहीं कर। दूसरी चीज समय की पाबंदता। समझ गए? समय को देखिए, समय क्या करवाना चाहता है। समय के आधार पर आप अपना काम करते जाइए। घंटी बहुत अच्छी अंत में बोलती है जब आपकी छुट्टी होगी। पता है ऐसे हर टीचर अपने मुझे पता है टाइम टेबल बना हुआ है और टाइम टेबल के आधार पर वो शिक्षक आपके क्लास में टाइम से पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? फिर आपको छुट्टी होने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता? उसी प्रकार से आप अपना टाइम टेबल बनाइए और अपने घर के उस रूम में उसको लगाइए। अगर यहाँ टाइम टेबल ना बना स्कूल में तो कोई शिक्षक आपके कक्ष में पहुंच नहीं सकता, क्योंकि उसे पता नहीं कि मुझे किस क्लास में जाना है और कितने समय जाना है। पता होता है? आप भी अपना टाइम टेबल बनाइए कि मुझे मॉर्निंग कितने बजे उठना है, दिनचर्या करनी है, क्या करना है, सेटिंग करिए पूरे टाइम टेबल को और उसी टाइम टेबल को आप अपने घर के उस स्टडी रूम में लगा लीजिए। चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिस कैरियर को आपने चुना है कोई रोक नहीं सकता। समझ गए? दो बातें, अनुशासन और समय की पाबंदता। समय को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने क्षेत्र के महारानी और माननीय प्रिंसिपल जी, यहाँ का सारा बहुत ही अच्छा स्टाफ है जो अपने बच्चों के तरीके केयर करता है। और हमारे पहले बच्चों, यहाँ के आए हुए जो बच्चों के अभिभावक हैं और हमारे मित्र सत्याग्रह कार्यक्रम जो राष्ट्रीय सहारा के बहुत ही पुराने पत्रकार हैं, बहुत ही अच्छे पत्रकारों में उनकी गिनती होती है। मैं सभी को अभिवादन करते हुए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मतलब हर लोगों ने अपने अपने विभाग और अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से सब लोगों को बताया। उसके बाद ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज आपको बता दें, कैरियर आप कहीं पर भी बना सकते हैं, खेल कूद में, शिक्षा में, डॉक्टरी में, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, TCS सब कुछ हो सकते हैं। उसमें एक पद और होता है राजनीति का। मगर राजनीति होनी कैसी चाहिए? राजनीति में ईमानदारी और एक जिस समर्पण की भावना होती है। समाज में आपको अपना योगदान इस तरीके से देना है कि समाज का उत्थान, राजनीति घर भरने के लिए नहीं। राजनीति को आज के जमाने में बहुत ही निम्न श्रेणी का हमारे नेताओं ने बना दिया है, जबकि राजनीति बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और ये देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। आज हमारे राजनीति में अगर कुछ बनना है तो आप बनिए मोदी, आदरणीय मोदी जी जैसा और आदरणीय योगी जी जैसा, जो अपने देश के उदाहरण बन गए। आज हमारे देश में देखिए जब से हमारे मतलब ये प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने हैं, हमारे देश की हर चारों तरफ से मतलब जय जयकार हो रही है। किसी भी देश में अगर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनका भूर उनकी स्वागत होता है। तो ये क्यों होता है? जब आपके अंदर टैलेंट होगा। आपकी पूछ तभी होगी जब आपके अंदर टैलेंट हो किसी भी क्षेत्र का। अगर आपको ज्ञान है, देखिए सबसे मेन चीज जितनी भी वो चीजें बताई उनका सबका सार क्या रहा। अभी जितने लोग अपने अपने क्षेत्र के विषय में बताएं, इसका सार क्या रहा कि शिक्षा हर क्षेत्र में बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के कुछ नहीं। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, शिक्षा सर्वोपरि है। और शिक्षा के लिए आपका जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया, अनुशासन और समय की पाबंदी। आप किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र कोई बड़ा छोटा नहीं है। पहले ये था कि बस सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट सेक्टर
और ये निर्भर आप पे करता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जैसे अभी स्टार्टिंग में जिस समय मैं आया था तो दो बेटियां आपस में बात कर रही थी, उन्होंने अपने ये किया कि मैं इंटर करने के बाद या हाई स्कूल करने के बाद मैं किस क्षेत्र में जाऊँ, तो क्षेत्र वही चुनिए जो आपको पसंद हो। सपोज करिए कोई किसी बच्चे का दिमाग में डॉक्टरी की तरफ जा रहा है, किसी का पुलिस में जा रहा है, किसी का IAS PCS बनने का जा रहा है, किसी का मेडिकल लाइन में जा रहा है, तो आप दूसरे की नकल ना करिए कि ये अगर मेडिकल में जा रहा तो मैं भी मेडिकल में जा। हो सकता है उसके गट्स जो है मेडिकल का भी हो, आपके गट्स मतलब वो पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप अपनी चॉइस देखिए कि मुझे क्या पसंद है। और जो चीज आपको पसंद होगी, अगर घर में अच्छा खाना बना होगा तो खाना आप एक रोटी ज्यादा खाएंगे कि नहीं खाएंगे, और खाना अगर कम अच्छा बना है या आपकी पसंद का नहीं बना है तो आप केवल पेट थोड़ा बहुत पेट भर लेंगे। तो आप जब अपनी पसंद का कोई काम करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। इसी वजह से मैं कहता हूँ जैसे प्रधान है, प्रधानी का सबसे बड़ा दायित्व क्या होता है? एक तो प्रधान का चुनाव सबसे कठिन चुनाव होता है। यहाँ पे है क्या कि अगर हमारे परिवार से मेरे पिताजी ने भी कोई अगर समाज में कोई गलतियां की हैं, तो जब मैं पब्लिक के बीच में जाता हूँ तो उन गलतियों को मुझे आभास होता है कि हाँ मेरे मतलब पूर्वजों ने क्या क्या गलतियां की हैं। तो एक तरीके से ये भी मेरे पास ऑप्शन होता है कि उन गलतियों को भविष्य में न हो। दूसरी एक चीज क्या है, शिक्षा हर जगह मस्ट है। अगर आप प्रधान बन भी गए, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपको आपके क्या अधिकार आपको जानकारी नहीं होगी। जितना अधिकारी है वो सब आपको चूतिया बनाएगा और आपको कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा तो मस्ट है, और जिस क्षेत्र में रहो उस क्षेत्र की पूरी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। बिना जानकारी के आप कुछ नहीं कर सकते। आज मैं भी एक आपके गांव नरवल का मैं प्रधान हूं, मगर सरसौर ब्लॉक में जिस समय मैं जाता हूं कोई मीटिंग होती है तो मेरी अलग मतलब वो छवि है, मैं वहां पे जाके किसी का वक्तव्य सुनता नहीं कि कोई आदमी लंबा लंबा बांधना में सुन के चला जाए। जहां पे मुझे गलत लगा वहां पे मैं टोकता हूं और उससे बराबर में बहस करता हूं। कोई भी अधिकारी अच्छी शिक्षा मिले। जब आप कोई प्रतियोगी परीक्षा कंप्लीट करने जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको कहीं से कम शिक्षा मिली या आपने कोई कम कोर्स पढ़ा। वन नेशन वन करिकुलम चल रहा है, आप भी वही कोर्स पढ़ते हैं जो CBSE के बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको कहीं से भी कम नहीं सिखाया जा रहा है। ये बेसिक उद्देश्य का बात करते हैं। अब थोड़ा सा शॉर्टकट कर रही हूँ और बात कर रही हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। इसको जानना ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पहला मोटिव है, ये वर्ष 2003 तक सकल नामांकन अनुपात 100%, यानी आपके क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं वो विद्यालय में इनरोल होने चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी हम अकेले नहीं ले सकते, ये हम सब दोनों की जिम्मेदारी है कि यदि देखिए हमारे गुरु जी कहा करते थे कि जहाँ एक विद्यालय खुलता है वहाँ एक जेल बंद हो जाती है। तो अपराध अगर कम करना है तो बच्चों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। तो सभी बच्चों को आना है और उनकी सतत उपस्थिति भी मेंटेन रखनी है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि अभी प्रधान जी ने ये बात कही है कि आपका ज्ञानात्मक विकास तो बहुत अच्छा हो जाए, आप IAS बन जाए, लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है, आपका भावनात्मक विकास हो ही नहीं पाए, है ना।
पाएंगे। तो ये मोटिव है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। आजकल एक नया टर्म चला है पंचकोश सिद्धांत, यानी बच्चे के 5 कोशों का विकास करना है हमें, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और एट लास्ट आध्यात्मिक, क्योंकि जहां विज्ञान फेल होता है वहां अध्यात्म आगे आ जाता है। ठीक है, तो ये 5 कोशों का विकास हमें बच्चे के करना है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये जो कोचिंग संस्थान है ये सिर्फ ज्ञानात्मक विकास करते हैं। अगर आपके अपने बच्चे का संपूर्ण विकास चाहिए तो उसके लिए विद्यालय, ठीक है। उसके बाद 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा में देनी है। हालांकि उसके लिए थोड़े से चैलेंजेस है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनकी पाठ्य पुस्तकें अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस पर काम चल रहा है। तो ये मतलब बेसिक है कि हम 5वीं तक की शिक्षा जो है बच्चे की मातृभाषा में देंगे। अगला है संगीत, खेल और योग को मुख्य पाठ्यक्रम से, मेन करिकुलम से जोड़ना है। यानी कि जैसे खेल है और योग है उसको हम उपेक्षा में रखते थे कि यानी गेम्स का ही तो पीरियड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या और जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट हैं उनको हम फोकस में रखेंगे। लेकिन कोविड के बाद लोगों ने ये समझा है कि आप देखिए कोविड में बहुत से लोग मिले, लेकिन एक भी स्पोर्ट्स पसंद नहीं करा, क्योंकि उसके फेफड़े मजबूत थे, उसने रोज फील्ड में अभ्यास किया था। तो खेल और आपका शारीरिक विकास, आपका स्वस्थ रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला सुख निरोगी काया, है ना। तो आपको स्वस्थ रहना ये प्राइम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण पर बल। आने वाला समय डिजिटल युग आने वाला है। बच्चा जो हमारे पास आ रहा है वो 15 साल हमारे साथ रहेगा, 3 साल से लेकर 18 साल तक। तो हमने जो एजुकेशन ली, लेकिन आज के परिपेक्ष में 2025 में बच्चा मेरे पास आता है तो 2039 में हो जाएगा। तो क्या हम उसे उस समय की एजुकेशन दे पा रहे हैं? तो उसके लिए पहले तो हम खुद ट्रेन होने चाहिए, क्योंकि हमें वो डिजिटल एजुकेशन हमारे टाइम में नहीं मिली जो आज चल रही है। जैसे बहुत सारे व्यवसाय, स्विगी, जोमेटो, आप देखिए इतनी सारी, ओला, उबर, आज से 10 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये भी व्यवसाय हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो आने वाला समय है उन व्यवसायों के लिए अगर तैयार रहना है तो डिजिटल एजुकेशन और टीचर्स को ट्रेन होना बहुत जरूरी है। तो समय समय पर हर टीचर को एक शैक्षिक सत्र में 50 घंटे की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। दूसरा है 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर अब 5+3+3+4 का फॉर्मेट आ गया है, जिसमें पहला जो 5 साल है वो फाउंडेशन ईयर कहलाता है, फाउंडेशन स्टेज कहलाता है, जिसमें बच्चा 3 साल से लेकर 8 साल तक प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी 1 और 2 ये पूरे 5 साल पढ़ेगा। उसके बाद अगले 3 साल कहलाते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, जो बच्चा क्लास 3 to 5 पढ़ेगा और उसमें उसकी उम्र होगी 8 से 11 साल। अगली जो स्टेज है वो मिडिल स्टेज कहलाती है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे कक्षा पढ़ेगा और जिसमें उसकी उम्र होगी 11 से लेकर 14 वर्ष। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट जिस स्टेज को हम डील करते हैं, सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से लेकर 12 तक, जिसमें उसकी उम्र है 14 से 18 साल और कक्षा 9 से 12 तक है। देखिए जो सेकेंडरी स्टेज है वो एक ब्रिज है, सेतु है प्राथमिक शिक्षा से हायर एजुकेशन का। और मेरा अपना मानना ये है कि इस स्टेज में राष्ट्रीय बालिका आगंतुक और इस कॉलेज में उपस्थित सहपाठी भाइयों एवं बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम को देख करके, क्योंकि मैं पुलिस विभाग से हूँ, इसके संबंध में भी आप लोगों को बताऊंगा। मेरे माता पिता, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है,
कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर कभी मुझे कुछ नहीं जाना, खाना पीना मस्त है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है 4 साल 5 साल फिर पढ़ने जाता है, उसको धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है। माता पिता ही सबसे बड़े गुरु हैं। फर्स्ट गुरु कौन है? माता पिता। माता पिता का मान सम्मान चाहिए। ईश्वर के माता पिता का मान सम्मान करोगे आगे बढ़ोगे। दूसरी चीज मान सम्मान करिए और घर के बातों को मत सुनिए। जैसे घर पर दादा हो गए, दादी मम्मी और लोग हो गए, कई प्रकार की बातें होती। बच्चे क्या करते हैं, किताब लिए दिमाग उधर लगाए, दादा क्या बात करें, दादी क्या कर रही है, चाचा क्या बात कर रहे हैं। मेरे परिवार में क्या तो बच्चों का क्या होता है, धीरे धीरे घर कर जाता है, वो अपने घर के विषय में सोचने लगता है। जिस विषय में सोचेंगे उसके विषय में सोचता, वो पढ़ाई के विषय में कब तक नहीं सोचेगा, बस पढ़ेगा और इसका गौ भूल जाएगा। ठीक है, तो अपना काम करिए। ठीक है, बस हम लोग क्या करना है, अपना काम करिए, पढ़ाई करिए, किसी पर मत जाइए। घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आपको भोजन से मतलब पढ़ने से। ठीक है, पढ़ते 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 एक दिन जो है आप लोग एकदम अच्छे बन जाओगे। मेन चीज दूसरी चीज की पढ़ाई के लिए मेन उद्देश्य है 2-3 चीजें। जैसे बिटिया चाहिए जिन्होंने ये वो गाना गाया जो है, एक संगीत उसने गाया, उसने कहा कि जैसे होता है कार को ध्यान में बांध निद्रा बाहरी ग्रह कम सोइए, कम खाइए। ठीक है, कम सोइए, कम खाइए और कौवे मेरे से रहिए। जैसे कौवा के देखिए तो तिनका चारों तरफ होती है, तुरंत नहीं देखिए तुरंत उड़ जाएगा, क्या तुरंत उड़ जाएगा। जो बगुला होता है वो पानी में एकदम लगा रहता है, देखता है जैसे बच्चे सब समाज को उठा कर खा रहे। ठीक है, तो ऐसे ज्ञान अगर अर्जित करना है तो ज्ञान के निगम के बगले के सब पर लगना पड़ेगा। ठीक है, जब लगोगे तो फिर आपको सफलता मिलेगी। जिस विभाग में जाना है उसके विषय में मत सोचो, अच्छी पढ़ाई आप इंटर तक करो, बहुत अच्छी पढ़ाई करो। जो पढ़ाई होती कब होती है कि बताओ कब होती है? आपकी पढ़ाई होती है इंटर के बाद, और आपका जो है वो जो उसको बोलते हैं कि आपका ग्रेस और आपका वो स्थान इसके बाद शुरू होता है कि आपकी परफॉर्मेंस के घर में आपका स्थान है। उसके बाद ये शुरू होता है इंटर तक। आपको क्या करना है कि अगर इंटर तक अगर आप अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, अगर आपका बेस अच्छा बन गया छोटे पर से, जैसे बच्चा अगर एक में है तो उसको के गिनती कुछ याद है 20 तक, उसको पढ़ा याद है 20 तक, तब तो आगे बढ़ता रहेगा। वो अगर उसको पढ़ा 10 तक याद है, फिर 2 में चला गया, 15 में चला गया, तो वो पीछे नहीं, तो 10 तक याद रहेगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, बस वो धीरे धीरे डाउन होता चला। तो ये नहीं करना है, आपको शुरू से अपना बेस बनाना है। जब शुरू का बेस इंटर तक आपका बन जाएगा तो आपको स्वयं पढ़ने की दिक्कत नहीं। कोई मास्टर टीचर पढ़ाए तब पर भी यानी वहाँ तो पढ़ना ही पढ़ना, क्लास में क्या ये जो क्लास में पढ़ना ही है, लेकिन आपको जो है बेस बना करके चलिए। आगे जा करके आप किसी भी चीज की मसीहत बन जाओगे। जिस लाइन में जाओगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, चाहे जिस लाइन में, पर उसके बाद विचार बनाओ कि किस लाइन में जाना है। क्योंकि इंटर तक सब विषय पढ़ाई होती है, ठीक है ना। उसके बाद आप चूज करते हैं हमको इधर जाना है, इधर जाना है, कि कैसा खाएं और कैसा खाएं। ठीक है, तो अब किसमें आपको जाना है? अब जाने के लिए जो बच्चा अगर एक में सही है तो दूसरे में जो सफलता में हासिल कर लेगा उसमें नो बट रही है। और कभी कभी सोच क्या कि हमको IAS IPS बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। ठीक है, जब अपनी सोच रखोगे आप, ये श्योर है कि अगर अपनी सोच रखोगे हमको IAS IPS बनना है तो बहुत सारे तो निचली कैटेगरी में भी हो जाओगे। ठीक है ना, श्योर है कि आपको होना ही होगा। और यही सोच लोगे कि हमको तो यही चीज बनना है, तो फिर इसका समय उससे डाउन होते जाओगे। तो आप अपना बेस बनाओ, अच्छे कैटेगरी में जाने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सिर्फ वही सोच रखो
वही सोच रखोगे तो पक्का है कि आप कुछ ना कुछ बन जाओगे। और घर के चक्कर में देखो, घर के चक्कर पढ़ना ही नहीं, और घर के चक्कर में पड़ गए माँ बाप जो है पिताजी है, कुछ होंगे बच्चे नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे होंगे किसी घर पिताजी आते होंगे शाम को तो खा पी करके आते जाते होंगे, बस उल्टा सीधा उनको मम्मी बोलेंगे, फिर मम्मी तुम्हारी उनको मारेंगे, उनको समझाओगे ठीक है। और घर का तो ध्यान दो, करते ध्यान दो, वो सबसे लायक हो जाए, उसको क्या करना, किसी से मत करो, जो होगा देखा जाएगा। और ज्यादा समय नहीं लगता है आपको बाहर, आप 15 साल के बाद आप एक है आपको गांव क्षेत्र के और उसी के आसपास हम कहने लगेंगे यदि यार ये तो लड़का है कुछ करेगा, क्यों करेगा, वो मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। जब क्लास में आएगा तो उसकी नजर और उसके मसाला दिखाई देंगे, सबसे अलग जाएंगे, ये पक्का है। उसका जो पढ़ रहा है ध्यान दे रहा है तो वो सिर्फ अलग दिखाई देगा। तो अपना ध्यान दीजिए और फिर उसको पढ़िए और फ्यूचर के बाद अपना विचार बने कि हमको किस में जाना है, जिस चीज में जाना है उस चीज को चूज करिए और उसमें अच्छी मेहनत करो, सफलता मिल जाए। कुछ बच्चे होते हैं हमको तो फीस नहीं पापा दे रहे नहीं दे रहे, ये सब बहाना है, कोई फीस नहीं कोई बहाना, वो जमाना नहीं रह गया, अब जमाना बदल गया, फीस की कमी नहीं है। आपको पढ़ाने के लिए और ये सब चीज घर में सब कुछ पर्याप्त है, आप पढ़ोगे, ये कपड़ा पहन लो, दो पहन लो, आप किसी सौदारी मत जाओ, किसी मोबाइल पर मत जाओ। अगर मोबाइल अगर तुम दिन भर में अगर आधा घंटा भी चलाते हो तो कम से 15 घंटा हो गए महीने में, तुम्हारा तो एक दिन गया पढ़ाई का, तो इस बर्बाद मत करो, कोई चीज मत देखो। तो देखना क्या है, इंटर पास करो, इसके बाद तुम लाइफ को देखो, जो चीज देखना वही देखो, फालतू चीज देखोगे बस 1 मिनट दोगे 2 मिनट दोगे तो 24 घंटे में अगर तुम अगर आधा घंटा भी देखते तुम्हारा आधा घंटा गया, तो बहुत दिमाग लगाओगे तब जाके सफलता मिलती। क्योंकि इस युग में क्या हो गया, सभी बच्चे कंप्यूटर माइंड हो गए, ठीक ना, सभी बच्चे क्या हो गए, एकदम कंपटीशन हो गया, कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया। किसी को सोचो कि हमसे जो है ये कम जानता कम नहीं जानता है, वो सबसे ज्यादा जानता है, सब कंप्यूटर माइंड हो गया। तो जमाना बदल गया, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत करोगे सफलता मिलेगी। बस यही मुझको कहना है कि मेहनत करो सफलता पाओ, नहीं करोगे तो फिर घर में ही रह जाओ, फिर एक बार जिस दिन नौकरी पा जाओगे, जिस दिन नौकरी पा जाओगे सभी गांव क्षेत्र के मान सम्मान करके तो बच्चे रहते हैं, वो सब ऐसे कहते हैं क्या पढ़ाई कर रहा है, तो बैठा है घर में, ये क्या है। लेकिन अपना बिजनेस मत करो, एक मच्छरदानी लगाओ, उसको लगे रहने दो, तो मच्छरदानी दो, डेली पढ़ो, ये नहीं कह रहे आपको नींद नहीं आएगी, डेली आपको पढ़ना है, 5 घंटे 4 घंटे रात में डेली पढ़ना है आपको। दिन में तो यहाँ पढ़ेगा, रात में उसको पढ़ोगे, कल क्या पढ़ना है, कल क्या स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ना ये उसकी लर्निंग करो, क्या पढ़ाया गया है फिर उसको करो, तो एक बेस बनाने से बेस बनाओगे आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, ठीक है। अगर पुलिस विभाग में जाना है तो पुलिस विभाग में इंटर के बाद जैसे इंटर पास करोगे तो सिपाही की उसको भर्ती, इसके बाद बीए की ग्रेजुएशन करो, इसके बाद इंटरव्यू करो, उसके बाद आप सब इंस्पेक्टर के पद पर जाओगे। और ठीक है, अब इस समय अच्छी कंपनी है, क्या अच्छा वेतन भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मान सम्मान भी है, हम लोग सभी गाँव में अलग दिखाई देते, क्यों देते, सब अलग दिखाई देते। और इधर में पुलिस विभाग में क्या है, कानून का पावर नहीं है, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं वो बैठ करके जनता को न्याय देना चाहिए, बेकार है, हमको न्याय देना है और सही कुछ ही दीजिए, ठीक ना, जो सही सही गलत का नहीं करिए, ठीक है। तो यही सब चीज करना है और अपना बेटा जो पढ़ो और अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, बस यही मेरा उद्देश्य है। और यही आपको वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पहले तो मुझे ये बताइए, आप लोगों में से बैंक में कौन करना चाहता है, कितने हाथ खड़े होंगे, एक ही दो बेटा सुन नहीं पाए कौन कौन से लोग बैंक में जाना चाहते हैं, बैंक में काम करना चाहते हैं, कौन कौन, काफी लोग हैं, काफी लोग इंटरेस्टेड हैं बैंक में काम करने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है कि बैंक में है, मैम बैंक में बैठी हैं, बड़े आराम से काम कर रही है, वाह कितना अच्छा लगता है। तो बैंक में आने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है कि पहले तो आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी है, उस पर आपका ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका सब्जेक्ट क्या रहा है,
आप बीटेक किए हैं, आपने एमकॉम मतलब बीकॉम कर रखा है, बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, आपकी डिग्री नहीं मैटर करती है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, उसके बाद फिर आप बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बैंक में ऐसा पीओ हूँ, तो बैंक में पीओ और क्लर्क दो अलग अलग पोस्ट होती हैं। क्लर्क के लिए क्या होता है कि आपका एक प्री होता है और एक मेंस होता है। आपने प्री क्वालिफाई किया, फिर आपने मेंस क्वालिफाई किया, उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन हो गया, उसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। लेकिन जब आप पीओ के लिए जाते हैं एग्जाम देने, तो उसमें आपका प्री एग्जाम होता है। अगर आप प्री क्वालिफाई होते हैं, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको इंटरव्यू भी अटेम्प्ट करना पड़ता है। इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट बनती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होती है अप्रॉक्स 1 मंथ, और फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग लगभग 2 साल चलती रहती है डिफरेंट ब्रांचेस में, कभी रूरल ब्रांच, कभी सिटी की ब्रांच। फिर आपको ट्रेनिंग के दौरान सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जितना भी बैंक मतलब की जरूरी समझता है कि क्या मतलब कैसा हमारा ऑफिसर होना चाहिए, उसको सारी ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर सैलरी की बात करें तो क्लरिकल स्टाफ की सैलरी जो है वो स्टार्ट होती है अप्रॉक्स 40 से 50 से स्टार्ट लगभग होती है, और पीओ की जो सैलरी स्टार्ट होती है इन हैंड जो होती है अप्रॉक्स 76,000 होती है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ग्रैब कर सकते हैं इसको, बहुत अच्छी है। मतलब पढ़ाई करें और बैंक में आए, आपका जो भी इंटरेस्टेड है, यू आर वेलकम इन बैंक। थैंक यू। मम्मी की बात मानूं या पापा की बात मानूं? मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अरे यशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आइए दीदी, नमस्ते। नमस्ते, मैं तो तुम्हें बधाई देने आई थी। तुमने 10th की परीक्षा तो बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली। अरे दीदी थैंक यू। और लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो यशी? क्या बताऊं दीदी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने 10th की परीक्षा तो बहुत अच्छे से पास कर ली, लेकिन अब मैं कक्षा 11 में आ गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किन विषयों का चयन करूँ। मम्मी से पूछती हूँ तो वो बोलती है बायो ले लो और डॉक्टर बन जाओ। पापा से पूछती हूँ तो वो बोल रहे हैं मैथ्स ले लो, इंजीनियर बन जाओ। पर मुझे तो इन दोनों में विषयों में कोई वो नहीं है, लेकिन मैं ये विषय नहीं लेना चाहती। मैं तो कुछ अलग करना चाहती हूँ। अरे बस इतनी सी बात, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है ऐसी? हर विषय में बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं। चलो मैं तुमको आज राजवी बालिका इंटर कॉलेज बलवन ले चलती हूँ। वहाँ पे कैरियर की एक परेड है, फिर वहाँ तुम परेड देखकर अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन करना और अपने करियर को सिलेक्ट करना। अच्छा दीदी, ऐसी भी कोई जगह है? हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। आप सभी को हमारा नमस्कार। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरगढ़ की करियर परेड में आप सभी का स्वागत है। चलो देखते हैं करियर परेड। यदि नापना है आसमान, पायलट बनने का करे अरमान। पायलट बनने के लिए पीसीएम विश्व
प्रशासन का हिस्सा तो बनकर आईएएस करो शहर की व्यवस्था। यदि आपकी तर्क शक्ति है मजबूत, यदि आपकी तर्क शक्ति है मजबूत, तो केस सुलझाना है आसान, बन जाओ लायक एक फ्लैट का हिस्सा। समाज की सुरक्षा करने की है इच्छा तो करे आईएएस की तैयारी, कहते पुलिस भर्ती परीक्षा। अगर खेल से करते हो प्यार, अगर खेल से करते हो प्यार, तो हो जाओ बाहर तैयार, करो बैचलर और फिजिकल एजुकेशन की तैयारी और बन जाओ खेल शिक्षिका न्याय। फैशन डिजाइनर बनने की है इच्छा, फैशन डिजाइनर बनने की है इच्छा, तो दे IIT या IIAD की परीक्षा। बच्चों अगर बच्चों से है यारी तो करें BTC और BTC अगर बच्चों से है यारी तो करें BTC और B.Ed की तैयारी। सफेद कोट और गले में स्टेथोस्कोप पहनने का है ख्याल और डॉक्टर बनकर कैसे करना है इलाज, मरीजों का इलाज तो PCB से पढ़ाई करके नीट एग्जाम का हल करे सवाल। अगर आप में है सेवा भाव, अगर आप में है सेवा भाव, तो करें नर्सिंग कोर्स की तैयारी, जीव विज्ञान पढ़कर करें BSc नर्सिंग कोर्स की डिग्री प्राप्त। अगर मसालों से है प्यार, अगर मसालों से है प्यार, तो मास्टर से बनके नाम रोशन करें आकार, इसके लिए बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट BHMC डिप्लोमा या डिग्री करें प्राप्त। होटल मैनेजमेंट करने के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास करने के बाद बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट करें, या कोर्स सिर्फ 4 साल का होता है। मास कम्युनिकेशन अर्थात पत्रकारिता करने के लिए किसी भी वर्ग से पढ़ाई करके बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की करें डिग्री प्राप्त। सरकारी सेवा में यदि जाने की है इच्छा, सरकारी सेवा में यदि जाने की है इच्छा, तो दीजिए रेलवे बैंकिंग या SSC की परीक्षा। सरकारी सेवा में यदि जाने की है इच्छा, सरकारी सेवा में यदि जाने की है इच्छा, तो दीजिए रेलवे बैंकिंग या SSC की परीक्षा। अगर बनना है आर्किटेक्ट, अगर बनना है आर्किटेक्ट तो विजन से पढ़ाई करने के बाद बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की करें डिग्री प्राप्त। गृह विज्ञान विषय में रोजगार की संभावनाएं हैं अपार, गृह विज्ञान विषय में रोजगार की संभावनाएं हैं अपार, बन सकते हैं डाइटिशियन या कर सकते हैं केटरिंग का व्यापार, बन सकते हैं डाइटिशियन या कर सकते हैं केटरिंग का व्यापार। इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई करके, इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई करके बढ़ाएं अपना व्यापार। होटल फूड इंडस्ट्री में करें अतिथियों का सत्कार, होटल फूड इंडस्ट्री में करें अतिथियों का सत्कार। फूड प्रोसेसिंग कुकरी बेकरी में बनाएं पापड़, केक, जैम और अचार। तो ये थे हमारे विद्यालय की करियर करें। आप हर विषय में बहुत से ऑप्शन होते हैं, बस उसे अपनी रुचि के अनुरूप चुनना चाहिए और लगातार मेहनत करते रहने चाहिए। हम किसी भी करियर में तभी सफल हो पाते हैं जब हम पूरी लगन के साथ मेहनत से काम करते हैं। हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए ताकि हम आगे चलकर कुछ बन सकें। और जैसा कि प्रसिद्ध महाकवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने अपनी कविता में कहा है, लहरों से